हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे उनको मैं सेट पेपर टू का पार्ट टू कराने वाला हूँ। सेट पेपर टू का पार्ट टू कराने वाला हूँ। पार्ट वन के अंदर आपसे स्टूडेंट देखा होगा, सेट वन के पार्ट वन के अंदर में आपसे स्टूडेंट ने देखा होगा कि आपके मैंने सारे आपके एमसी क्वेश्चन हो गए, ठीक है, वह पूरे कंप्लीट करा देते। प्लस में आपके 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन थे वह मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो आज की इस क्लास के अंदर आपसे उनको मैं जितने भी आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बच गए थे उसको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। मतलब कि 1 से लेकर के हमने 23 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा 24 से 28 तक। प्लस में मैप के लिए तो मैं आपको बता ही दी, मैप के लिए मैंने वीडियो बना ही दिया है, ठीक है। तो 24 तक मैंने पूरा कंप्लीट कराना है, 24 से 28 तक कंप्लीट कराना है। और मैप के लिए तो आज की इस क्लास में ये करने वाले हैं। और जितना भी आपको ये वाला वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है आपको जितने भी आपको मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ वह आपके एग्जाम के लिए 2025-26 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं कराने जा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, फटाफट से देखते हैं, ठीक है, फटाफट से करते हैं, चलो चलो करते हैं, ठीक है। और मैप के लिए मैं बता दूं, मैप के लिए आपके लिए मैंने टोटल 2 वीडियो मैंने बना दिया है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मैप के लिए मैंने क्या कराया है, आपके लिए मैंने 2 वीडियो बना दिया। एक तो इंडिया का मैप है, ठीक है, एक इंडिया का मैप है और एक आपका वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, दोनों वीडियो को देख लेना और दोनों वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फटाफट से जाकर देख लो, अपने मैक्स मैप के अंदर में आपको 10 में से 10 मार्क्स पूरे पक्के कर लो फटाफट से जाकर के, ठीक है। फटाफट से कर लो, फटाफट से, ठीक है। जाओ फटाफट से देखो, मैप के अंदर 10 में से 10 मार्क्स पूरे पक्के कर लेना। अभी इस वाली वीडियो को देखो क्योंकि 5 नंबर वाले एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो करा रहा हूँ, जिनके सॉरी क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। चलो करते हैं शुरू। तो ये हमारे सामने में है क्वेश्चन हमारा 28 तक आपको मैंने बता ही दिया था। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया था पिछली क्लास में ही। आज की इस क्लास के अंदर ऑब्जर्वेशन को मैं 24 नंबर क्वेश्चन से हमारे को करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, भूपट्टी की विशेषता की परख कीजिए। भूपट्टी, ठीक है। तो ये भूपट्टी की जो विशेषताएं होती हैंगी वह हमारे को बताना है, हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन है। और सबसे पहले आपको भूपट्टी होता है क्या है क्या नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी जो सतह की ना सबसे पतली परत होती है। क्या होती है भूपट्टी? हमारा सतह की, जो हमारा सतह होता है, सरफेस, सरफेस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, सतह का जिसपे हम चलते हैं ना उसका सबसे पतली परत होता है, ठीक है, उसको हम भूपट्टी कहते हैं। अब उसको हमारे को विशेषता बताने हैं, ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा ये है पहले हम करते हैं, ये है, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। क्या होती है हमारी? मुख्य रूप से मैंने आपको बता दे भूपट्टी किसे कहते हैं। आप इसमें एक और सबसे पहले ना, सबसे पहले लाइन पे वो चीज लिखना, मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, मैं लिखना भूल गया हूँ। आप लिखना भूपट्टी किसे कहते हैं, आप लिखना भूपट्टी, ठीक है, भूपट्टी। और उसके आगे लिखना यह, ठीक है, यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। ये लिख देना, ये भी आपका 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ और इसके बारे में लिख देना तो लगभग लगभग पूरा 1 नंबर के मार्क्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैंने ये पहले ये लिख रखा है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ये मध्यम, ठीक है, महाद्वीपीय भूपट्टी और महासागरीय भूपट्टी, ये 2 प्रकार की होती है। अब दूसरी क्वालिटी के दूसरा हम पॉइंट की बात करते हैं, महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत मोटाई कितना होता है? 38 किलोमीटर होता है, मोटाई की बात की जा रही है, होती है। जबकि हमारा महासागरीय भूपट्टी जो होता है हमारा क्या होता है, बहुत पतले होता है, ठीक है। जिसका हमारा जो माप है लगभग कितना होता है हमारा, 6 से 8 किलोमीटर होता है, जिसका जो माप मतलब की चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर होता है, ठीक है। आगे करते हैं। ये सतह देखो, महाद्वीप पे भी हो गया, सेम सतह है। महाद्वीप मतलब क्या? महाद्वीप के अंदर में कौन कौन से हमारे सारे देश ही तो आते हैं, ठीक है। और महासागर भी होते हैं, महासागर के अंदर भी तो क्या महासागर का सतह नहीं होता है? क्या होता है ना, बस वही चीज बात है। आगे करते हैं, हमारा तीसरा है, तीसरा हम लिखेंगे, महासागरीय भूपट्टी मुख्य रूप से बेसाल्ट जैसी मैफिक चट्टानों से बनी होती है, जबकि महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय भूपट्टी की संरचना जटिल होती है, अधिक जटिल होती है। मतलब कि महाद्वीप पर जो भी हमारे जो देखते हो ना परत, कितना मोटा मोटा सब अंदर देखते जाओगे आप, कितने सारे परत होते हैं, आपने देखा भी होगा फोटो। एंड फोर्थ हम लिखेंगे, महाद्वीपीय भूपट्टी महासागरीय भूपट्टी महाद्वीपीय भूपट्टी की तुलना में सघन होती है। तो महासागरीय जो भूपट्टी होती है ना, महाद्वीपीय भूपट्टी की तुलना में सघन होती है। मतलब कि इसके अंदर में जो इसकी मतलब कि इसके अंदर जो सघन का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, सघन का मतलब होता है गाढ़ा। या जैसे कि आपने दूध देखा होगा, दूध वाले को देखा है, वो दूध के अंदर जो दूध बेचने के लिए दूध में क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं, ठीक है। अब दूध में जब आपका जो है दूध के अंदर जब आपका पानी नहीं मिलता तो वो जो आपका दूध रहता है वह क्या रहता है? एकदम क्या रहता है? गाढ़ा रहता है, वही सघन रहता है। उसी प्रकार से जो हमारा महासागरीय जो पट्टी है इसके अंदर भूपट्टी, वह एकदम गाढ़ा रहता है, मतलब कि एकदम क्वांटिटी, क्या कैसे समझाऊं आपको मैं, जैसे कि एक लक्कड़ है, ठीक है, लक्कड़ कई सारे लक्कड़ होते हैं, अंदर से खोखले भी होते हैं कोई कोई, और कोई एकदम गाढ़ा भी होता है, एकदम पूरे बड़े से एकदम लेयर्स जो होते हैं चिपकी चिपकी सी होती है लेयर्स।
जिसको 1 लक्कड़ होता है आप आसानी से तोड़ सकते हो, 1 लक्कड़ होता है आप इसको ऐसे करके तोड़ ही नहीं पाओगे, वो चीज कहने का मतलब है। आगे करते हैं, फिर पॉइंट हमारा है भूपट्टी के सबसे ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, हमारा ऑक्सीजन है। भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है ऑक्सीजन है, जिसके बाद सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं हैं। एंड सिक्स हम लिख सकते हैं, भूपट्टी का तापमान गहराई के साथ बढ़ता है, औसतन प्रति किलोमीटर हमारे लगभग हर एक किलोमीटर के अंदर में हमारा 25 से 30 डिग्री हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, हर एक किलोमीटर के अंदर 25 से 30 डिग्री के बीच में तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये सब हमारे पॉइंट्स लिखने हैं, कई सारे पॉइंट्स है, तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स हमारे को लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, महाद्वीप विस्थापन की सिद्धांत आधारभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। महाद्वीप विस्थापन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैं सेट पेपर 1 के अंदर में ना पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, इसलिए इसको मैं फिर से दोबारा नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। और आपको मैं जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, जिनके आंसर आपके एग्जाम के ना बहुत ज्यादा है। सेट पेपर 1 का लिंक आपको मैं सारे के सारे एमसी क्वेश्चन का वीडियो देख लेना। ठीक है, सेट पेपर 1 के सारे एमसी क्वेश्चन करा दिए हैं, मतलब सेट पेपर 1 पूरा देख लेना, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर देख लो। आगे करते हैं, 25 है, एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न होती है, इसका कथन प्रयोग कीजिए। मतलब एक साल के अंदर में, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर, बिल्कुल सही बात है, किसी जगह पे कम वर्षा होती है, किसी जगह पे ज्यादा वर्षा होती है, वो ऐसे बता रहे किस जगह पे ज्यादा वर्षा होती है, किस जगह पे कम वर्षा होती है, किसी जगह पे वर्षा क्यों कम होती है, किसी जगह पे वर्षा क्यों अधिक होती है, जो भी चीजें हैं हमारे को ये सब डिटेल में बताना है। चलो करते हैं, ठीक, आ जाओ। ये 25 का एक है, पृथ्वी के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे कि हमारा मेघालय का मॉनसून नाम बोल दो या मानसून नाम बोल दो, दोनों एक ही है, जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। जबकि थार मरुस्थल राजस्थान थार मरुस्थल है, जहां वर्षा बहुत कम होती है। ये हमने लिख दिया, ज्यादा ज्यादा वर्षा वाला और ज्यादा कम वर्षा वाले दोनों क्षेत्र लिख दिए। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा भारी वर्ष, ठीक है, वर्ष भर मतलब कि साल भर भारी वर्षा होती है भूमध्य रेखा के आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं। जबकि ध्रुव के पास में, ध्रुव हमारे कितने ध्रुव है, हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हमारा ध्रुव के में यह एक नाम मात्र ही होते हैं, मतलब ध्रुव के पास में नाम मात्र वर्षा होती ही नहीं। तीसरा हम लिखेंगे, पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा होती है और इनसे विपरीत क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, वर्षा बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तीसरा हम लिखेंगे, समुद्र के पास के क्षेत्रों में नमी अधिक होने के कारण अधिक वर्षा होती है, जबकि अंदरूनी इलाकों में कम वर्षा होती है। ठीक है, इसके अंदर हम कारण भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं, कारण भी बोला ही था मैंने, वैश्विक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन भी वर्षा के पैटर्न को, मात्राओं को, मतलब कि जलवायु का स्तर, जलवायु का जो भी जलवायु अगर बिगड़ेगा तो वो हमारा जलवायु के अंदर परिवर्तन होगा, तो भाई कम वर्षा, ये भी इसके लिए, कम वर्षा के लिए ज्यादा वर्षा के लिए उत्तरदायी है कारण ये भी। सिक्स हम ये लिख सकते हैं, सेवंथ हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगे वह आप 5 पॉइंट्स ही, सारे पॉइंट्स आपके इजी हैं, आपको आराम से याद हो जाएगा, पढ़ लोगे आप सीधे दिमाग में। अभी मैंने समझाया आपको, अभी याद हो गया होगा जितना पॉइंट, बस थोड़ा सा एक दो बार रिविजन करने की जरूरत है। ठीक है, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लेना, कल सुबह रिवीजन कर लेना। ठीक है, फिर अपने आप से हो जाएगा। अभी पढ़ लेना, कल भी किसी किसी बच्चे का कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है, तो अभी पढ़ लोगे पूरा पूरा, अभी पढ़ लो, सुबह उठ के रिवीजन मान लेना, हो जाएगा काम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी है, सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में होने वाली भिन्नता के कारणों की व्याख्या करना है। ठीक है, अब देखो हमारे जो पृथ्वी की सतह, सूर्य ताप क्या होता है, हमारे सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा है, तो हमारे सूर्य की जो ऊर्जा है, हमारा प्रतिदिन हर मौसम प्रति वर्ष परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो सूर्य के ताप पर, जो हमारे सूर्य ताप में, सूर्य के पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता जो होती है, उसके कारण क्या आएंगे, किसी जगह पे सूर्य ताप मतलब कि सूर्य की ऊर्जा, मतलब कि रोशनी, धूप हो गया। ठीक है, धूप हो गया, किसी जगह पे ज्यादा है, किसी जगह पे कम है, तो उसके पीछे कारण क्या है वह हमारे को बताना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी 90 डिग्री पड़ती है। ठीक है, 90 डिग्री आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका चलेगा, बस सीधी सीधी पड़ती है, बस इतना भी लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, डन है। आगे करते हैं, जिससे कम क्षेत्र में अधिक ऊर्जा मिलती है, जिससे क्या है, कम क्षेत्र के अंदर में अधिक ऊर्जा मिलती है, जबकि ध्रुवों की ओर किरणें क्या होती है, तिरछी होती है, जिससे ताप, ठीक है, ताप बिखर जाता है। ठीक है, तो ये कारण हो गया पहला। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे, दिन जितना लंबा होगा सूर्य ताप प्राप्त करने का समय उतना ही अधिक होगा। भाई जिन जितना, अगर दिन ज्यादा बड़ा है, सर्दियों के दिनों में, जो हमारे गर्मियों के दिनों में तापमान क्या रहता है, बहुत ज्यादा अधिक रहता है, क्योंकि दिन लंबे होते हैं ना। ठीक है, अब सर्दियों के दिन में क्या, हमारे दिन वैसे छोटे होते हैं, तापमान भी कम मिलता है हमारे को।
जो तापमान होता है भाई कम होता है, इसलिए जिससे दिन अधिक गर्म होता है। तीसरा हम लिख सकते हैं, तीसरा हम लिखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर हमारा 23.5 ठीक है, तो सॉरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे कि ऋतु बदलते हैं। मतलब कि हमारे पृथ्वी क्या रहेगा, अपने अक्ष पे इतना डिग्री है भाई, झुका रहेगा, झुके रहेगा। तो क्या रहता है, ऋतु है, ऋतु क्या होते हैं, ऋतु आपकी बदलती है। ठीक है, जब कोई गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जा होता है, जब कोई गोलार्ध जो हमारा आएगा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हमारे सूर्य की ओर में झुका रहता है, तो वहां गर्मी और विपरीत होने पर अगर झुका रहेगा तो गर्मी होगा, और सीधा हो जाएगा तो भाई क्या होगा, हमारा विपरीत सर्दी होगा। ये भी कारण होता है। और तो हमारा वायुमंडल में उपस्थित बादल हो गया, धूल कण हो गया, जल वाष्प और जैसे गैसें सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं, सूर्य की किरणों को ना भाई अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अपरिवर्तित या परकंडित, ठीक है, परिवर्तित में इधर उधर भेज देना या परकंडित में फैला देना, ठीक है, सॉरी करती है, जिससे धरातल पर पहुंचने वाली सूर्य ऊर्जा क्या होती है, हमारी सूर्य की ऊर्जा वह कम हो जाती है। ठीक है, ये सभी कारण फिफ्थ में लिख सकते हैं, भूमि हो गया, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अलग अलग होती है। भूमि का हो गया भाई, कोई क्षेत्र जो हमारा भूमि का अलग होता है भाई, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने का, जल का अलग होता है, जिससे सूर्य ताप के अवशोषण में अंतर आता है, ये भी कारण है। कोई जगह जाते गर्म है, कोई ज्यादा कम गर्म है, ये शिक्षा में यही लिख सकते हैं। तो कोई भी आपको जो भी बेस्ट पॉइंट लगे वह आप लिखना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कावेरी नदी तंत्र की मुख्य विशेषता का अवलोकन करना है। ठीक है, कावेरी नदी तंत्र मतलब कावेरी नदी की लंबाई बता दो, वह कहां से कहां तक बहती है, कहाँ उद्गम होता है, कहाँ पे जाके गिर जाती है, क्या उसके महत्व है, क्या महत्व नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हर एक चीज बता दो उसके बारे में बस। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं उद्गम। कर्नाटक के, ठीक है, कोडागू, कर्नाटक के कोडागू जिले पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। क्या कर्नाटक के कोडागू जिले से पश्चिमी घाट जो वहां पर है हमारा, या इतना भी लिख दो, कोडागू के पश्चिमी कर्नाटक के कोडागू जिले से निकलती है, इतना भी लिख सकते हो। बाकी ये भी याद कर लोगे, वैसे ये भी याद कर लेना, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कहां से निकलते हैं, हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी हमारी निकलती है, या आप इतना भी लिखो, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, इतना भी लिखोगे तो भी मिल जाएगा नंबर। ठीक है, ये चीज। और 800 किलोमीटर मात्रा यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। बस आगे बात करें इसका बेसिन, बेसिन या भूमि क्षेत्र, मतलब कि कितने क्षेत्र में वह फैला है, कितने क्षेत्र में वह यात्रा करता है। ठीक है, कितने क्षेत्र के अंदर में वह क्या करता है, अपनी जल धाराओं को बहाता है। तो लगभग आपका है 81,000, ठीक है, 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक से तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, आगे करते हैं, तीसरा हम लिख सकते हैं, यह एक प्रायद्वीपीय होने के बावजूद बारहमासी है। प्रायद्वीपीय नदी हमने सुना है कि प्रायद्वीपीय नदी क्या रहती है, हमारा बारहमासी नहीं रहती, बट ये क्या रहती है कि हमारा जो कावेरी नदी है बारहमासी रहती है, जिसमें जल दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून के कारण होता है। जिसमें जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, उत्तर पूर्व मानसून हो गया, उसके कारण उसके अंदर में साल भर पानी रहता है। तीसरा हम लिख सकते हैं, फोर्थ, इसकी सहायक नदी क्या है, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ और भवानी, अमरावती, कबिनी, ये सब है। फिफ्थ हमारा तमिलनाडु में यह एक बड़ा और उपजाऊ डेल्टा बनाती है, जिसे दक्षिण भारत का बगीचा या दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। सिक्स्थ हम लिख सकते हैं, इससे दक्षिण गंगा के रूप में पूजा कर जाता है। ठीक है, जिसके किनारे कई प्राचीन संस्कृति व ऐतिहासिक स्थल स्थित है। तो ये सब हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 27। आशा करता आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स जरूर करना, अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पे आपसे सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। प्लीज 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें प्लीज, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज प्लीज प्लीज, और आपसे स्टूडेंट को वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज जरूर करो। 27 है, वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। सबको पता है भाई, आर्थिक सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। और मानवीय विकास में वनों के संरक्षण की भूमिका की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। अभी देखो हमारे ये भी पहुंचाते भी है, प्लस में हमारा मानवीय विकास, मानव के विकास के लिए भी ना भाई, उसको रहने के जगह, खाने के लिए, औषधि के लिए, भाई ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है, वनों का संरक्षण करना हमारा जरूरत है कि नहीं है, वनों को, ठीक है, वनों को हमें बचाना चाहिए। और आर्थिक भी हो गया, वहां से कई सारी जगह लकड़ी से हमारे बहुत सारे उद्योग वो धंधे हो गया, उसमें काम किया जाता है, उससे नई वस्तु बनाई जाती है कि आर्थिक लाभ होता है। सामाजिक लाभ भी, सामाजिक लाभ वहां पर कई सारे लोग, जनजातीय लोग सब रहते हैंगे, रहने का स्थान है, फल खाने देने का स्थान, अपना भोजन का एक स्रोत हो गया, ये सब चीजें हैं। तो ये सब हमारे को लिखना है, तो चलो करते हैं।
कुछ छोड़ा है क्या मैंने? ये बी वाला छोड़ दिया, अभी पढ़ा दे तो पहले इसको हमने शुरू करते इसको कंप्लीट कर लेते, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं, हमारा हैगा इसका वन प्रत्यक्ष लकड़ी हो गया, फल जड़ी बूटी, अप्रत्यक्ष हमारा ऑक्सीजन हो गया, जल संरक्षण जल को बचाने के लिए, और जलवायु नियंत्रण से, ठीक है, रूप से आर्थिक सामाजिक विकास करते हैं। इस आधार पर हमारा आर्थिक और सामाजिक लाभ करते हैं, ठीक है। आगे बात करें वनों का संरक्षण मानवीय अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे वन नहीं रहेंगे, हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, रहने का स्थान नहीं मिलेगा, तो फिर तो मानव मर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह रोजगार, कच्चा माल और परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति संतुलन प्रदान करते हैं, ठीक है। परिस्थिति संतुलन, इकोसिस्टम जो होता है हमारा, इसको संतुलित करके रखता है। एंड बात करते हैं तीसरा, हम लिख सकते हैं वन जलवायु परिवर्तन को, जो वन हैगा जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं और आपदाओं के प्रभाव को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। देखो अगर वन हमारा कट जाएगा, हम वनों को काटेंगे, उससे क्या होगा हमारा, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। ये सब बढ़ जाएगा, हमारे को ऑक्सीजन कम मिलेगा, गैसों की मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा अधिक से अधिक हमारे वातावरण में फैल जाएगा, ये सब ना, ठीक है। फोर्थ हम लिख सकते हैं वन, ठीक है, वन जनजातीय समुदायों के लिए आश्रय, भोजन और संस्कृति का भिन्न हिस्सा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं फिफ्थ हम लिख सकते हैं वह मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जैसे कि रोकते हैं, भूजल स्तर बनाए रखते हैं, और बाढ़ व भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता कम करते हैं, ये सब। वनों का संरक्षण कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है, ये हम लिख सकते हैं। और सिक्स हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। सेवंथ हम, एट्थ हम ये लिख सकते हैं। तो ये सब कारण है कई सारे, ये सेवंथ ही होगा, ठीक है। तो ये सब हम लिख सकते हैं। आगे करते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के अंदर में अंतर लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो करते हैं। आपको मैं क्लास में याद करवा दूंगा आंसर। पहला बात करते हैं हम, यह मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। कहां पर हमारा, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है, ठीक है। अरब सागर जानते हो ना, अरब सागर तो सबके सब जानते हो, पश्चिमी घाट भी सभी जानते हैं, बीच में स्थित है। पूर्वी घाट की बात करते हैं, यह बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है, ठीक है। आगे पहला दूसरा बात करते हैं, कम चौड़ाई है हमारा 50 से 100 किलोमीटर चौड़ा है, और ये अधिक चौड़ा 100 से 120 हो गया। तीसरा हमारा नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, नदियां, ठीक है, नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नदियां महानदी, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। अगर नदी का नाम भी लिखोगे, ये भी लिखोगे करती है, तो इतना भी चलेगा। एंड फोर्थ हमारा आएगा उत्तरी पश्चिमी तट मैदान कम उपजाऊ होता है, और जलोढ़, और दूसरे में लिखे हैं जलोढ़ मृदा के कारण यह है यह क्षेत्र कृषि के लिए बेहतर है, ये ऐसे लिखेंगे। फिफ्थ हम लिखेंगे तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक है, जैसे कांडला, मुंबई, कोची, तट पर बंदरगाह कम है, इतना लिखेंगे हम। तो हमारे को 5 पॉइंट इधर साइड लिखना, 5 पॉइंट इस साइड लिखना, तब जाके हमारे को 5 मार्क्स हमारे को कंफर्म होंगे, ठीक है। मैंने 6 पॉइंट से लिख रखे हैं, तो कोई भी आपसे स्टूडेंट क्या करना, 5 पॉइंट जो भी आपको बेस्ट लगे, अभी मैंने याद तो वैसे याद करवा दिया है, बस फिर से रिविजन कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 28 का ए है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, सबको पता है। मानसून भारत में आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक जीवन को क्या करता है, हमारा अभी भी ना हमारे जो 50% जो हमारी कृषि है ना, मानसून पे ही निर्भर है, ठीक है। तो आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, इस कथन के प्रमाणित कीजिए, इस कथन को प्रमाणित करना है, प्रमाणित प्रूव डेट करना है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलो करते हैं। बहुत सारे कारण है भाई, इसके पीछे तो बहुत सारे कारण है। आप भी कैसे देखो, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिख रखे आएंगे, कई सारे अपने मन से भी सोचे हैं, कई सारे मैंने थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम, नेट से भी मैंने आंसर्स लिए हैंगे। तो आप भी कई सारी चीज अपने जैसे मैंने बना करके लिखा है, आप भी बना सकते लिख सकते हो। पहले हम करते हैं इसमें हिंट जैसे, तो पहला हम लिखेंगे इसके बारे में, भारत में कृषि आज भी मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है, क्योंकि हमारा 55% कृषि भूमि सिंचित नहीं है। क्या हमारा भूमि सिंचित नहीं है और वर्षा पर आश्रित है। जो हमारा सिंचित नहीं है, मतलब कि वहां पर जल की जो मात्रा है ना कम है, ठीक है। तो इसलिए वो अभी भी वर्षा पे जो हमारा बौछार होगा वह निर्भर है, बौछार पे ही क्या आएगा, वर्षा पे ही आश्रित है, ठीक है। इसलिए हमारा ये प्रभावित कर सकता है, इस तरह से हमारा वर्षा क्या कर सकता है, हमारे से मानसून हमारा प्रभावित कर सकता है कृषि व्यवस्था को। सेकंड हम लिखेंगे, यह एक अच्छा मानसून कृषि उत्पादन, ग्रामीण मांग, रोजगार और ग्रामीण का मांग हो गया, ठीक है। ग्रामीण मांग, लोगों का मांग, ठीक है, लोगों का मांग जो भी जरूरत होता है, रोजगार हो गया, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि करता है। एंड तीसरा हम लिखें कृषि हानि, जैसे कि हमारा कृषि हानि दलहन, तिलहन और मोटे अनाज जैसे महत्वपूर्ण फसलें प्रभावित होती है। तो कृषि हानि से हमारे कृषि में कमजोरी होती है, इन सबसे ये भी प्रभावित होगा, ठीक।
फोर्थ हम लिखे खाद्य मुद्रास्फीति। देखो कम उत्पादन से ये हमारा ये सब कारण है जिससे कि हमारा क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था जो होता है प्रभावित करता है। ठीक है, तो खाद्य मुद्रास्फीति, कम उत्पादन से आपूर्ति में कमी आती है। क्या कम उत्पादन होगा तो भाई आपूर्ति में क्या होगा भाई, उसको वो क्या सभी लोगों को मिलेगा नहीं, जिससे खाद्य पदार्थ की कीमतें क्या होगी, बढ़ जाएंगी। ये होता है। फिफ्थ हम लिख सकते हैं ग्रामीण संकट, सूखे की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। ये सब सिक्स्थ हम लिख सकते हैं जीडीपी पर प्रभाव, खराब मानसूनी वर्षा बारिश से देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आ जा सकती है, जबकि अच्छी बारिश से जीडीपी में 3% तक की हमारे को वृद्धि संभव है। सेवंथ हम ये लिख सकते हैं, एट्थ हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है कई सारे पॉइंट्स है जिसके द्वारा हमारा क्या होता है, मानसून पे ही हमारा निर्भर रहेगा, हमारा आर्थिक जो है जीवन हमारा निर्भर है इस सब से, इन सब पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया उससे सिद्ध होता है। एंड इसकी अथवा लास्ट ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बी, भारत में वर्षा की स्थानीय क्षेत्रीय विभिन्नताओं को प्रमाणित कीजिए। भारत के अंदर में होगी। ठीक है, भारत के अंदर में हमारे जो वर्षा है, वर्षा का जो किसी क्षेत्र पे ज्यादा वर्षा होती है, किसी क्षेत्र पे कम वर्षा होता है, तो वही हमारे को प्रमाणित करना है, उसका प्रूफ डेट देना है। चलो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारा है बी का पहला हम पॉइंट लिखेंगे, भारत में वर्षा का स्थानिक या हमारे क्षेत्रीय, स्थानिक मतलब क्षेत्रीय कहते हैं, दोनों एक ही है। वितरण, दोनों में से कोई एक लिखना। अत्यधिक असमान है, मतलब किसी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होता है, किसी क्षेत्र में कम वर्षा होता है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर से कम लद्दाख से लेकर 400 सेंटीमीटर से अधिक मेघालय तक भिन्न है। ठीक है, मतलब कि भाई 10 सेंटीमीटर में लद्दाख, 10 सेंटीमीटर से वर्षा का लद्दाख के अंदर में होता है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का हमारा मेघालय के अंदर में होता है, ये लिखा हुआ है। सेकंड हमारा यह विभिन्नता का कारण मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा और पश्चिमी घाट और हिमालय की स्थिति के कारण है। ठीक है, तो ये सब इसके कारण है जिसके कारण हमारा क्या होता है, तापमान में हमारा वर्षा के कारण है, जिसके कारण हर एक जगह पे ज्यादा वर्षा होता है, एक जगह पे कम वर्षा होता है। ठीक है, अब इसके प्रमाण की सिद्ध करते हैं। प्रमाण के लिए तीसरा पॉइंट लिखे, ऊपर वाला पॉइंट भी लिखना है, ध्यान रखना। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि क्षेत्र 400 वर्षा से अधिक, जैसे कि पूर्व उत्तर भारत, मेघालय, असम और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान और मोनसीनराम मेघालय में दुनिया की सबसे, ये सब हमारा ढलान हो गया। मोनसीनराम दुनिया में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। फोर्थ हम लिखेंगे उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे कि जो हमारे जो होते हैं उच्च वर्षा वाले क्षेत्र जो हमारे होते हैं 200 से 400 सेंटीमीटर वाले होते हैं, जैसे कि उच्च हमारा उनके जो हमारे हैंगे उनका नाम लिख देंगे। उप हिमालय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश है। फिफ्थ हम लिखेंगे मध्य वर्षा वाले क्षेत्र, 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा हमारे, गंगा के मैदान का अधिकांश भाग और मध्य भारत और पूर्वी घाट। 5 पॉइंट हमारे हो गए, यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। बट अब इसमें से कई सारे पॉइंट्स आपको याद ना हो तो आप ये 2 पॉइंट का भी सहारा आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब हमारे पॉइंट्स है, ये सारे क्वेश्चन हमारे थे। आशा करता हूँ, मुझे तो सच बताऊं एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा, एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा। ठीक है, और सभी आसान आसान थे। ठीक है, सभी आसान आसान क्वेश्चन थे, तो आपको इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं भाई, 70 में से 70 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 70 में से 70 मार्क्स चाहिए। मैंने इससे पहले आपको कई सारे इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर कराया, ये वाला मेरा दूसरा क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। दोनों क्वेश्चन पेपर के ना हर एक क्वेश्चन का बड़े तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, हर एक क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। इसके आगे अब मैप की बात करता हूँ, मैप के लिए 10 में से 10 मार्क्स आपको मैंने पक्के कराई दिए हैं। मैप के लिए वीडियो मैंने बनाई दिया है, आपको वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। इसके आगे मैं बताता हूँ, अब आपके लिए मैं सेट नंबर 3 हो गया और सेट नंबर 4 भी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर में आपके सारे पहले तो एमसी क्वेश्चन के वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपके शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इससे आपका ये फायदा होगा ना, इससे आपका पूरा मतलब कि लगभग 70 में से 70 मार्क्स पूरे अचीव कराने के लिए लगभग मैं आपको तैयारी करा दूंगा। ठीक है, तो बस मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना के देते रह रहा हूँ। ठीक है, देते रह रहा हूँ। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब आपका काम करने की जरूरत है। अब आप अपना काम करोगे, आप क्या काम करोगे, आप इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे। क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। ठीक है, लाइक कमेंट फटाफट से जरूर करो, प्लीज 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 जरूर करो। तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के नए में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।